हेलो एवरीवन, श्री मंगलपाल विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कृष्ण सुथार और आज हम पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण। ये आज आपकी क्लास का दूसरा भाग है, दूसरे पार्ट का दूसरा भाग है और जैसे ही ये ख़त्म होगा हम इसी के साथ तीसरे पार्ट को भी शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है और कौन सी चीज़ें हमको आगे पढ़नी है। हमने पढ़ा था कि भोजन जो ग्रहण किया जाता है वो मुंह के द्वारा ग्रहण किया जाता है, फिर वो ग्रास नली के द्वारा सीधा चला जाता है हमारे आमाशय के अंदर। आमाशय के अंदर उसका पाचन शुरू हो जाता है अच्छे से और जीवाणु वगैरह उनको नष्ट कर दिया जाता है। फिर लीवर के पास, ये जो लीवर है वहाँ पर पित्त रस होता है, पित्ताशय से निकलता है और उसी पित्त रस से आगे भोजन चला जाता है अग्नाशय के अंदर और अग्नाशय से भोजन जाता है छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत जिसको शुद्रांत्र भी कहते हैं और वहाँ पर इसका अच्छे से या कहें तो पूरी तरह से पाचन हो जाता है। फिर इसका अवशोषण होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि छोटी आंत के बाद इसका अवशोषण किस प्रकार से होता है। तो शुद्धांत्र में अवशोषण, तो ये क्या होता है कि जैसे ही छोटी आंत खत्म होती है, देखो छोटी आंत बहुत लंबी होती है, लगभग 7.5 मीटर की। तो जैसे ये खत्म होती है तो इसके अंत में होते हैं दीर्घ रोम या जिसे बोलते हैं रसांकुर। ये क्या करते हैं, जो भोजन है, पाचित भोजन है, उसको हमारे शरीर के खून में पहुंचा देते हैं। जैसे ही पाचित भोजन खून में जाता है वहाँ पर हमको ऊर्जा मिलती है। अब इसका भी अलग अलग प्रोसेस होता है, यानी कि ऊर्जा मिलने के लिए जटिल पदार्थों में बनता है ये भोजन और उन्हीं जटिल पदार्थों को बनने की प्रक्रिया कहलाती है स्वांगीकरण। ठीक है, और उससे हमें ऊर्जा मिलती है। फिर भोजन को भेज दिया जाता है बड़ी आंत के अंदर और बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। बड़ी आंत के अंदर जो भी अपशिष्ट भोजन है उसको भेजा जाता है जिसका कोई काम नहीं है और वो मलाशय के द्वारा बाहर भेज दिया जाता है। ठीक है, मल के रूप में से बाहर कर दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो घास खाने वाले जंतु हैं उनके अंदर पाचन कैसे होता है, क्योंकि वे तो घास खाते हैं। हमारा जो भोजन है वो काफ़ी नरम होता है, उसका पाचन आसानी से हो जाता है। ये जो जानवर है इनके अंदर आमाशय होता है, तो ये क्या करते हैं, पहले भोजन को इकट्ठा कर देते हैं, जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। फिर क्या करते हैं कि जैसे ही भोजन एक बार निकल दिया तो ये आराम से बैठ के उसकी जुगाली करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि जो प्रथम आमाशय है उसको बोलते हैं रूमेन। क्या बोलते हैं? रूमेन। फिर आगे ये 4 भागों में बंटा होता है और वहाँ पर इसका पाचन पहले तो थोड़ा सा पाचन हो जाता है जिसको जुगाल बोलते हैं। निगलना यानी कि जुगाल आंशिक पाचन होता है। फिर क्या होता है कि ये भोजन को वापस अपने मुंह में लाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। फिर इसका अच्छी तरह से क्या करते हैं, चबाते हैं और उसी से इसका पाचन पूरा होता है। तो चबाने को बोलते हैं रोमंथन या फिर जुगाली करना। और जुगाली करने वाले जानवर कहलाते हैं रूमिनेंट या फिर रोमंथी। अब घास के अंदर होता है सेलुलोज। याद रखना, घास के अंदर होता है सेलुलोज जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो ये जो सेलुलोज है इसका पाचन करने के लिए इनके आमाशय के अंदर पाए जाते हैं जीवाणु, एक विशेष प्रकार के जीवाणु जो इस सेलुलोज का पाचन करते हैं। मनुष्य घास का पाचन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके शरीर में इस प्रकार के जीवाणु नहीं पाए जाते हैं जो सेलुलोज का पाचन कर ले। और घोड़े खरगोश के अंदर भी इसी प्रकार पाचन होता है जिसे बोलते हैं अंधनाल। ठीक है, इस अंग को बोलते हैं अंधनाल। जो दस्त होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो कभी कभी जो दस्त लगती है उससे शरीर में जल और खनिज लवण की बहुत ही ज़्यादा हानि हो जाती है। इससे बचने के लिए डॉक्टर देता है जीवन रक्षक घोल या फिर ORS। ORS का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये एक प्रकार का घोल होता है जिसके अंदर पानी, शक्कर और नमक इनको घोल दिया जाता है और पी लिया जाता है। तो ये शरीर में पानी और खनिज लवणों की कमी को पूरा कर देता है। अमीबा के अंदर संभरण और पाचन। संभरण का मतलब भरण यानी कि खाना खाना
और पाचन का मतलब उनको अच्छी तरह से पचा के ऊर्जा प्राप्त करना। तो इनके अंदर क्या होता है कि पादाब होते हैं, कृत्रिम पाँव होते हैं जिससे ये चलता है, और इसके अंदर होती है खाद्य धानी। तो जैसे ही कोई भोजन आता है तो वो खाद्य धानी के अंदर फंस जाता है और फिर ये क्या करता है, धीरे धीरे उसको केंद्र तक ले जाता है और उसका पाचन कर देता है। अब ये पाठ हो गया पूरा। इसके अंदर प्रमुख शब्द हैं वो आपने पढ़ लिए हैं और कुछ बचे हुए हैं उनको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे तीसरे प्रश्न तक हमने कर लिए थे और चौथा प्रश्न है, यहाँ पे आपको मिलाना है कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा और प्रोटीन किस में होता है, एमिनो अम्ल से प्रोटीन बनता है। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाती है। दीर्घरोम क्या होते हैं, छोटी आंत के अंत में लगे होते हैं और ये क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। पित्त कहाँ निर्मित होता है, पित्ताशय के निर्मित होता है। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम जिसमें रूमिनेंट द्वारा किया जाता है, रूमिनेंट द्वारा पाचन किया जाता है, सेलुलोज का। क्या कारण है कि ग्लूकोज से हमें ऊर्जा तुरंत प्राप्त हो जाती है, क्योंकि ग्लूकोज का पाचन नहीं करना पड़ता। जैसे ही हम ग्लूकोज को पीते हैं वो सीधा सा हमारे शरीर में चला जाता है, बिना पाचन किए हमारे खून में मिल जाता है, उससे हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर है वो ग्लूकोज चढ़ाता है मरीजों को। क्यों चढ़ाता है, क्योंकि मरीज के अंदर इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो खाने को ग्रहण करे और उस खाने का पाचन करे। तो कम ऊर्जा होने के कारण डॉक्टर क्या करता है, सीधा रक्त के अंदर, खून के अंदर ग्लूकोज चला देता है। अब सब मामला खून का ही है, तो खून के अंदर जैसे ग्लूकोज जाएगा तो शरीर को जल्दी से ऊर्जा मिल जाएगी और वो ठीक हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया होती है ग्लूकोज चढ़ाने के पीछे। अब आहार नाल के भाग हैं, ये आपको आसानी से कर सकते हैं। और मानव एवं अमीबा के पोषण में अंतर। अमीबा के भाई क्या होता है, जो विशिष्ट संरचनाएं नहीं पाई जाती हमारे शरीर की तरफ। तो ये पाठ हो गया आपका पूरा। अब हम शुरू करते हैं तीसरा पाठ, जो रेशम के बारे में या फिर उनके रेशों से जो वस्त्र प्राप्त करते हैं उनके बारे में है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जंतुओं से रेशे प्राप्त होते हैं उनको बोलते हैं जांतव रेशे। और जांतव रेशे ऊन और रेशम, भाई जंतुओं से ऊन भी प्राप्त होती है और रेशम भी प्राप्त होती है। हम जानेंगे कि जो किस प्रकार से रेशम के कीड़े होते हैं उनका पालन किया जाता है और कैसे ऊन को प्राप्त किया जाता है। ऊन है वो भेड़, बकरी, याक और अन्य जंतुओं से प्राप्त की जाती हैं। तो इनसे क्या प्राप्त की जाती है, ऊन को। अब जो ऊन प्राप्त करने के लिए अच्छे किस्म की भेड़ें भी होनी चाहिए। तो इनके लिए क्या किया जाता है, वर्णात्मक प्रजनन किया जाता है। वर्णात्मक जो प्रजनन है उससे ऊन प्राप्त होती है अच्छी। क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी भेड़ जिससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी ऊन प्राप्त हो, उसका प्रजनन दूसरी भेड़ से करवाया जाता है, जिससे हमें अच्छे किस्म की और काफ़ी अच्छी मात्रा में ऊन प्राप्त हो। यहाँ पे ऊन प्रदान करने वाले जंतु, इसके अंदर भेड़ और ऊंट हैं, और साथ में जो तिब्बत और लद्दाख में क्या किया जाता है, याक की जो ऊन होती है उसका प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, ये याक का चित्र है, बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर बाल होते हैं और इसी से मतलब ऊन को प्राप्त किया जाता है। साथ ही साथ कश्मीर की एक बकरी होती है और जिसके बाल बहुत ही ज़्यादा मुलायम होते हैं, तो उससे शॉल बनाई जाती है। शॉल जो ओढ़ने के काम आती है सर्दियों के अंदर, तो उसको बोलते हैं पश्मीना शॉल। क्या बोलते हैं, पश्मीना शॉल, जो कि एक बकरी से बनाई जाती है। ये देखिए, अंगोरा बकरी और बकरी का चित्र दिया गया है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो दक्षिण अमेरिका के अंदर लामा और एल्पेका ये रहे दोनों, तो इनसे भी ऊन प्राप्त की जाती है और ऊंटों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। रेशों से जो ऊन प्राप्त की जाती है, तो ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है, फिर उन्हें उनके जो बाल हैं उनको काट दिया जाता है, फिर इससे ऊन बनाई जाती है। तो किस प्रकार से इनका पालन होता है और किस प्रकार से प्रजनन होता है,
हमारे यहाँ के जो स्टेट हैं कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, इनके अंदर बहुत ज़्यादा भेड़ें पाली जाती हैं और उनसे ऊन प्राप्त किए जाती हैं। अब अगर विज्ञान के अंदर क्या होता है कि एक पार्ट को दूसरे पार्ट से रिलेट करना होता है, उनको जोड़ना होता है अपने को। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमने पिछले अध्याय में देखा था कि जैसे ही हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो उससे क्या होता है कि बालों का रंग उड़ जाता है या फिर खुद बाल ही उड़ जाते हैं। तो प्रोटीन पाया जाता है दालों के अंदर। तो भेड़ और जो बकरियां होती हैं, ऊंट होते हैं, उनको उनसे ज़्यादा मात्रा में ऊन लेने के लिए उन्हें दी जाती है दालें, मक्का और बाजरा। क्या दी जाती हैं? दालें, मक्का और बाजरा उनको दी जाती है, जिससे ज़्यादा मात्रा में उनको प्रोटीन मिले और अच्छी ऊन प्राप्त हो। अब क्या होता है कि इससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। ठीक है, अच्छी ऊन प्राप्त करने के लिए मैंने बताया था कि वर्णात्मक प्रजनन करवाया जाता है और उनको भेड़ों को पाला जाता है। अब रेशों को ऊन में संसाधित करना, इसके चरण होते हैं 5 या 6 चरण होते हैं। तो सबसे पहला चरण क्या है? ऊन को काटो, यानी कि भेड़ या बकरी के जो बाल हैं उनको काट दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है? उनको अच्छी तरह से साफ किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पहला चित्र है जिसके अंदर ऊन की कटाई की जाती है, दूसरे के अंदर उनको टंकियों में अभिमार्जन का मतलब होता है धोना, उनको अच्छी तरह सफाई करना, क्योंकि ऊन के ऊपर जो धूल मिट्टी लगी उसको हटा दिया जाता है। तीसरा चित्र है जिसके अंदर मशीनों द्वारा अभिमार्जन किया जाता है। मशीनों द्वारा अभिमार्जन का मतलब है जो ऊन के अंदर जो गांठें पड़ गई हैं, बाल मुड़ चुके हैं, उनको सीधा किया जाता है। फिर ऊन का धागा बनाया जाता है। ये इस प्रकार से चरण होते हैं। तो ये याद रखना यहाँ से यहाँ तक के कि पहले उनकी कटाई, फिर उनको अभिमार्जन सफाई की जाती है, फिर संटाई की जाती है, फिर बर की संटाई। बर क्या होता है कि कभी कभी आपकी जो स्वेटर होती है ना, उसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे ऊन के मुड़े हुए दाने पड़ जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं बर। अब जो ऊन कच्ची ऊन लेते हैं उसमें भी ऐसे होते हैं, तो उनको अलग किया जाता है, उसको बोलते हैं बर की संटाई। फिर अंत में उनको रंग दिया जाता है। रंगते क्यों है? क्योंकि जो जानवरों से हम ऊन प्राप्त करते हैं वो कैसी होती हैं? या तो सफ़ेद, भूरी या फिर काली, अलग अलग रंग के लिए उनको रंगा जाता है। फिर इनकी रीलिंग की जाती है। रीलिंग मतलब इनको लपेट दिया जाता है। यहाँ पे आप अलग अलग स्टेप्स देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप हैं जिससे ऊन प्राप्त की जाती है। रेशम के बारे में पढ़ते हैं। रेशम है वो भी कैसा है? जंतु रेशा है, यानी कि जंतुओं से प्राप्त होता है। रेशम पालन को बोलते हैं सेरीकल्चर। क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर। अब रेशम कीट का जीवन चक्र कैसा होता है इसके बारे में जानते हैं कि जो रेशम का कीट होता है ना, उसको हम एक चित्र के माध्यम से जानेंगे। मैं आपको एक चित्र लेकर आया था यहाँ पे, ये रहा यहाँ पे। तो इस चित्र के अंदर आप देखेंगे कि जो एक पत्ती है, पत्ती के ऊपर क्या होता है? रेशम का जो कीड़ा है, जो तितली है, वो क्या करेगी? अंडे दे देगी। अब वे अंडे धीरे धीरे बन जाएंगे लार्वा। क्या बन जाएंगे? लार्वा। जो ऐसी हैं वो लार्वा बन जाएगा। फिर जो लार्वा है ना, वो सहतूत की पत्तियों को खाता जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पत्तियों को खाता है। उन पत्तियों को खाते खाते उसके मुंह से सलाइवा मतलब जो लार ग्रंथि होती है, उससे लार टपकती रहती है। उसी लार को वो इकट्ठा करता है और अपने शरीर के ऊपर और साथ में पत्ती को भी लपेटता जाता है। फिर लपेटने के बाद वो ऐसा बन जाता है। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे ये मेरा कंप्यूटर का जो कर्सर है वो जा रहा है, वहाँ पे देखिए कि इस प्रकार से वो लपेटता जाता है और ऐसी संरचना बन जाती है। इसको बोलते हैं प्यूपा। ठीक है, और फिर ये इस प्रकार से इसमें से ऐसे एडल्ट मोथ है, वो जो सहतूत का जो कीड़ा है, रेशम का जो कीड़ा है, वो निकलता है। लेकिन हमको क्या करना होता है कि यहाँ पे जो प्यूपा बना हुआ है, इसी को उबाल दिया जाता है और इसमें से रेशम अलग कर लिया जाता है, यानी कि
इसको मार दिया जाता है, इसके अंदर ही बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता है, पहले ही ऊन को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके बाद हम वापस आते हैं अपने पार्ट के ऊपर, और इन जो लार्वा है उसको कैटरपिलर या फिर इल्ली बोला जाता है। प्यूपा, यहाँ पे देखिए जो प्यूपा कहलाता है, अभी हमने पढ़ा था कि वो प्यूपा था, और फिर उससे धागा प्राप्त किया जाता है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, ये देखिए नर है यानी कि मेल फीमेल, इस प्रकार से रेशम के कीड़े पाए जाते हैं। फिर शहतूत की ये पत्तियां हैं, इस पर अंडे दिए रेशम कीट प्राप्त होता है। फिर ये कोकून बन जाता है, और कोकून में विकासशील कीट यानी कि छोटा सा कीड़ा बन जाता है। तो रेशम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसकी जो खोज हुई थी वो चाइना के अंदर हुई थी। चाइना के अंदर आप इतिहास में पढ़ते हैं कि वहाँ से पहले एक सिल्क रूट जो रेशम मार्ग है वो गुजरता था, पूरी दुनिया के अंदर व्यापार किया जाता था। तो रेशम की खोज आज से लगभग 4000 साल 4500 साल पहले हो चुकी थी, और अलग अलग प्रकार के रेशम बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पेड़ है, शहतूत का वृक्ष है, उसके ऊपर बहुत सारे कीट होते हैं। क्या किया जाता है कि जैसे ही ये जो रेशम का जो कीड़ा है वो अंडे देता है, तो उन अंडों को इकट्ठा कर दिया जाता है। उन अंडों को इकट्ठा करके ऐसी जगह ले जाया जाता है जहाँ पे अच्छा वातावरण हो, अच्छा उनको तापमान मिले, हवा मिले, और खाने को क्या चाहिए, शहतूत की पत्तियाँ। अब यहाँ पे वो चीज़ें मिल जाती हैं, तो रेशम के जो कीड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा खाते हैं इन पत्तियों को। लगभग ऐसा माना जाता है कि 40 दिन तक इन पत्तियों को वो खूब खाते हैं, और खूब सारा रेशम बनाते हैं। तो क्या होता है कि जो लार्वा, जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं, दिन रात खाते हैं, और आमा यानी कि साइज में काफ़ी बड़े हो जाते हैं, बड़ी साइज में हो जाते हैं, और फिर उनसे रेशम प्राप्त किया जाता है। तो ये रेशम की खोज है। यहाँ पे मैंने बताया जैसे कि जो चीन के अंदर पहले की जाती थी, इस रेशम को प्राप्त किया जाता है। रेशम संसाधन, तो रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है। यानी कि जो कोकून अभी हमने देखा था, ये जो कोकून है प्यूपा, ठीक है, इसको पहले ही पानी में डालकर उबाल दिया जाता है, या धूप के अंदर रखा जाता है। फिर इससे ऊन को निकाल दिया जाता है, और इससे जो ऊन निकलती है उसको रंग दिया जाता है, और रंगने के बाद इसको लपेट दिया जाता है, और लपेटने को बोलते हैं रेशम की रीलिंग, ठीक है। और उसी रीलिंग के द्वारा फिर ऊन अपन को प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्द हैं। कोकून आपने पढ़ लिया, कोकून क्या होता है, रेशम का कीड़ा होता है, उसके ऊपर जो रेशम लिपटी होती है उसको कोकून बोलते हैं। अभिमार्जन यानी कि सफाई, और रेशम कीट जो जिससे हम रेशम प्राप्त करते हैं। फिर यहाँ पे इस प्रकार से और सारे शब्द हैं, और सबसे लास्ट में चलते हमने क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला क्वेश्चन है, संभवत आपने नर्सरी कक्षा में, यहाँ पे बताया गया कि नर्सरी में आपकी एक पोइम हुआ करती थी, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, यानी कि जो ब्लैक शीप है कि आपके पास जो काली भेड़ है उसके पास ऊन है या नहीं, ठीक है। और दूसरी कविता थी, मैरी हैड लिटिल लैम, ठीक, लिटिल लैम, लैम का मतलब होता है मेमना, जो बकरी का छोटा बच्चा है। whose fleece was white as snow, जिसकी जो फर है, जिसके जो ऊपर के जो बाल हैं वो कैसे हैं, बर्फ की तरह सफ़ेद हैं। तो इनमें क्या है कि आपको बताना है इन कविताओं के आधार पर ब्लैक शीप जो काली भेड़ हैं कि किन भागों में ऊन होती है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ऊन किस में होगी, इसके जो इसके ऊपर पेट के बाल हैं या पीठ के जो बाल हैं उनके ऊपर ऊन होगी। मेमने के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है, बकरी का जो छोटा बच्चा है उसके सफ़ेद बाल हैं, उनसे ऊन प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न है, रेशम कीट कैटरपिलर लार्वा, सही विकल्प क्या है कि रेशम कीट कौन है, कैटरपिलर है या लार्वा।
ऑप्शन है केवल अ, केवल ब, अ और ब। तो अपन ग सही करते हैं, क्योंकि जो रेशम कीट है उसको कैटरपिलर भी बोलते हैं और लार्वा भी बोला जाता है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती? याक से प्राप्त होती है, ऊंट से होती है, बकरी से होती है, करने पालने वाला कुत्ता, कुत्ते से ऊन प्राप्त नहीं होती। तो ऑप्शन घ यहाँ पे सही होगा। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है? पालन यानी कि पालना, जिससे जैसे रेशम का जो कीट है उसका पालन किया जाता है और उससे ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन की कटाई, ऊन की कटाई यानी कि भेड़ों से बाल काटे जाते हैं और इसको ऊन की कटाई बोला जाता है। रेशम कीट का पालन, ये भी आपको पता है। पांचवा प्रश्न है ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे जो चरण थे, हमने ऊपर एक पढ़ा था कि पहले ऊन की कटाई की जाती है, फिर बर की छंटाई की जाती है और अंत में उनको रीलिंग, रंगाई, ये सब किया जाता है। तो ये आपको चरण लिखने हैं, 5 ऐसे चरण थे। छठा प्रश्न है रेशम कीट के जीवन चक्र की उन 2 अवस्थाओं के चित्र बनाई जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित है। तो रेशम कीट का जो मैंने चित्र बनाया था, उसी चित्र बताया था, उसी चित्र के आधार पर आपको 2 चित्र बताने हैं, ठीक है। एक तो बता देना कि जो प्यूपा है, ठीक है, उसका बना देना, और उससे जो रेशम प्राप्त की जाती है, तो ये 2 चित्र बना देना। 7वां जो है इसके अंदर कि शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित शब्द कौन से है? इसके अंदर रेशम कीट पालन, बिल्कुल, कीट पालेंगे तभी रेशम उत्पादित होगा। पुष्प कृषि, तो पुष्प कृषि यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, रेशम से इसका कोई लेना देना नहीं है। सहतूत कृषि, सहतूत बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब सहतूत की पत्तियां खाएगा तभी रेशम कीट बड़ा होगा। मधुमक्खी का कोई यहाँ से संबंध नहीं है और वनवर्धन का भी नहीं है। तो ये जो 2 ऑप्शन है ये सही है। संकेत भी आपको दिए गए हैं। और 8वां प्रश्न है, इसके अंदर मिलाने हैं आपको अभिमार्जन यानी कि सफाई, और सफाई के लिए आप कौन सा करेंगे? रेशम कीट काटी गई ऊन की सफाई, जो ऑप्शन 4 है उसको आप लगाएंगे ऑप्शन 1 से, ठीक है। और उसी प्रकार सहतूत की पत्तियां क्या करती है? रेशम के कीट का भोजन होती है। तो यहाँ पे तीसरा, ख से तीसरा मिलाना है। और याक, याक जो है वो क्या करती है? ऊन देने वाला जंतु है, ठीक है। और कोकून, कोकून है वो किससे क्या होती है? कोकून है वो रेशम फाइबर उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे लगा दीजिए फर्स्ट, घ का पहला। तो ये उत्तर हो गए आपके। और 9वें प्रश्न के अंदर आपको सारणी भरनी है, और इससे अगर आपको भरनी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से इसको करना है। यहाँ पे इसमें टेबल में गिनती दी गई है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, और यहाँ पर भी इतनी गिनती दी गई 1 2 3 4 और 5 से, ठीक है। तो क्या करना है कि ये तो ऊपर से नीचे है, यहाँ पे शब्द भरने वो ऊपर से नीचे, यानी 1 4 5 के। तो एक में क्या लिखा हुआ है कि इससे बुने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं। तो किससे बुने हुए वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं? 1 और 2, यानी 2 शब्द का ही, 2 अक्षर का ये शब्द है। तो यहाँ पे लिखना है ऊन, ऊ इसमें और न इसमें, यानी कि ऊन से बने वस्त्र गर्म रखते हैं। उसी प्रकार दूसरे का है वो इस प्रकार से बनना है, तीसरे का है वो भी इस प्रकार से बनना है, चौथा वो ऐसे करना, और 5वां ऐसे, और 6ठा ऐसे बनना है, ठीक है। तो ये आपका पार्ट हो गया पूरा। इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट को भी अगले वीडियो के अंदर लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।